नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज का टॉपिक है जॉइंटिस। बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जो है वो स्किप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपके कमेंट आ रहे हैं कि कंफ्यूजन या कहें कि डाउट का जो है वो एंटीडोट होते हैं अर्जुन सर, तो दोस्तों अच्छी लगता है ये सारी चीज़ें कि आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, अगर उस मेहनत का यूटिलाइजेशन आपके लिए किसी राइट मैनर में हो रहा है, किसी सही मैनर में हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हर एक टीचर को जो है वो अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है अगर स्टूडेंट उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए जो है वो कहते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो इससे बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं लगता किसी टीचर के लिए जो है वो कोई होगा। तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, आपके कमेंट जो है वो कंटिन्यू आ रहे हैं और जो मेरे टीचिंग का 15 साल का एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपके सामने जो है वो शेयर करता हूं। तो इसी कड़ी में जो है वो हम आज पढ़ेंगे बुलेट सीरीज में जॉइंटिस। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही है। कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन आज के बाद में जो है वो नहीं रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से निकल के आएंगे वो मैं आपको जो है वो उसी टाइम बता दूंगा। और साथ के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है वो इसमें कंटिन्यू जो है वो नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चों क्या है कि सर पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी क्या? दोस्तों, पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए है, डायरेक्ट अगर मुझे अप्रोच करेगा तो उसको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और मैं इस तरीके से जो है वो कोशिश पे कर रहा हूँ कि ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जो है वो मिल जाए। कोशिश ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ही हो जाएगा तो इसको एप्लीकेशन करके आपको जो है वो दे दी जाएगी। वैसे मैं जो है वो मतलब बहुत स्मूथली और कंटेंट जो है वो पूरा जो है वो कलेक्ट करके लाते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं जॉइंटिस में। जॉइंटिस की अगर हम बात करें तो जॉइंटिस में क्वेश्चन आंसर्स में जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जॉइंटिस के हमने दो पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट हमने जो है वो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस यानी कि जिसको सिंपल जॉइंटिस रखा है। सेकंड क्लास हमारे पास में नेक्स्ट आ जाएगी जिसको हमने फोटोथेरेपी का है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है जो कि नियोनेट्स में प्रेजेंट होता है उसमें हमारे पास में जो है वो फोटोथेरेपी या हम फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वहाँ पे पढ़ लेंगे। इसमें हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसके टाइप पे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल वैल्यू किस तरीके से होती है, किस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से निकल के आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद कहीं से भी निकले, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है वो हम पढ़ते हैं। नॉर्मली जॉइंटिस के बारे में आप लोग फेमिलियर भी होंगे, बहुत सारी जगह जो है वो पढ़ भी रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आज हम जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो जॉइंटिस क्या है? बेसिकली जो है वो हमारी स्किन का जो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी कि स्किन का कलर एडल्ट्स में तो क्या कलर स्किन का पूरा नहीं होता है, जो कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास में स्क्लेरा है, ये जो व्हाइट वाला एरिया देख रहे हो ये आंखों के, यानी कि जो हमारे पास में कॉर्निया के चारों तरफ जो व्हाइट वाला एरिया है, ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्क्लेरा डायरेक्ट जो है वो हमारे पास में जो कैपिलरीज है उसके कांटेक्ट में रहता है। तो जो भी एबनॉर्मलिटी हमारे पास में आती है उसमें ये सारी चीजें जो है वो दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो ये जो स्क्लेरा है वो येलोइश हो जाता है, ठीक है। या फिर दूसरी चीजों की हम बात करें कि जो हमारे पास में नेल बड्स हैं, ठीक है ना, ये हो जाते हैं। हालांकि नियोनेट्स में जो है वो हमें पूरी बॉडी ही जो है वो येलो दिखाई देती है, लेकिन एडल्ट्स में जो है वो स्क्लेरा हुआ या जो नेल बड्स है वो हुआ या यूरिन का जो कलर है उस तरीके से। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा तो पूरी स्किन भी जो है वो येलो हो जाती है। तो बेसिकली जॉइंटिस में क्या होता है कि हमारे पास में एक सिंपल, अगर एक लाइन में बताऊं कि जॉइंटिस का सिनोनिम्स कह सकते हैं कि बिलीरुबिन लेवल जो इंक्रीज हो जाता है वो क्या बोलाता है दोस्तों, हमारे पास में जॉइंटिस है। अब बिलीरुबिन क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बिलीरुबिन क्या है कि आपको पता है कि आरबीसी जो है वो 120 डेज उसकी लाइफ होती है। तो आरबीसी 120 डेज के बाद में क्या होता है, उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अब जैसे डिस्ट्रैक्शन हुआ तो उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो हमारे पास में बिलीरुबिन ही निकलता है। हिम और ग्लोबिन अभी आएगा, पूरी चीज कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक मोटा मोटी चीज जो है वो आपको बता रहा हूं कि जैसे आरबीसी जो है वो हमारे पास में ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी जब टूटती है तो दो पार्ट में टूटती है, हिम और ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन तो जो है वो प्रोटीन पार्ट है, एमिनो एसिड्स है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा दो अलग अलग होते हैं। एक में 144 एमिनो एसिड्स होता है और एक में जो है वो 141 एमिनो एसिड्स होते हैं। वो सारे के सारे यूज में आ जाते हैं। सिंपल अगर इतना भी याद नहीं रहे तो आप सिंपल ये देख लीजिए, वो हमने जो है हमारे पास में जब ब्लड की क्लासेस थी टीएनसी के ऐप में है, वहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई थी। तो आप इतना याद रखो, हिम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है,
प्रोटीन इन द सेंस एमिनो एसिड्स है, वो एमिनो एसिड सारे के सारे जो है वो काम में आते हैं। अब बचा हमारे पास में हिम के भी हमारे पास में दो पार्ट आएंगे, एक फेरेटिन पार्ट आएगा और एक जो है वो हमारे पास में प्रोफायरिन आएगा, ठीक है। तो वो प्रोफायरिन जो है बिलीवर्डिन में बदलता है, फिर बिलीरुबिन में बदलता है। ये सारी चीजें चेंज होकर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट, यूं कह सकते हैं कि आरबीसी के ब्रेकडाउन में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, जॉन्डिस कहलाता है। अब वो बिलीरुबिन लेवल जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होगा, कितने टाइप से होगा, कॉन्जुकेटेड अनकॉन्जुकेटेड का क्या रिश्ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या रिश्ता है, ये सारी चीजें करेंगे और इतना अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा इस क्लास में, ठीक है। तो चलते हैं शुरुआत में। अब देखिए, जॉन्डिस इज ए मेडिकल कंडीशन। जॉन्डिस क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है, कैरेक्टराइज बाय येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। यानी कि स्किन का जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, स्क्लेरा का हो जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी वजह से, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन, यानी कि हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन की वजह से, ठीक है, हमारी स्किन का या स्क्लेरा का या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर जो है वो येलोइश हो जाना क्या कहलाता है, जॉन्डिस कहलाता है। या अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो क्या हो जाता है, हाइपर बिलीरुबिमिया। हाइपर बिलीरुबिमिया का मतलब होता है कि इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल। हाइपर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीज, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन हो गया, और मिया जिसके पीछे भी मिया है, थैलेसीमिया, एनीमिया, ठीक है, ये सारी चीजें मिया जिसके पीछे भी है रिलेटेड टू ब्लड होता है, ठीक है। तो ब्लड में जो है बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज होना वो क्या कहलाता है दोस्तों, हाइपर बिलीरुबिमिया कहलाता है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये जो व्हाइट वाला कलर है ये नॉर्मल हेल्दी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो येलोइश हो गया। सबसे पहले आंखों में दिखाई देता है, फिर नेल बड्स में, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे, इस तरीके से जो बाकी पूरी बॉडी पे भी जो है वो येलोइश कलर डिस्कलरेशन जो है वो हो जाता है। अब बात करते हैं कि चलो बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज हो जाता है तो उससे पहले हमें जो है वो नॉर्मल वैल्यू भी पता चलनी चाहिए। तो दोस्तों टोटल बिलीरुबिन हमारे पास में, हमारी बॉडी का अगर हम टोटल बिलीरुबिन कहें तो टोटल बिलीरुबिन लेवल होता है हमारे पास में 0.3 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या मोटा मोटी आप रख लो सीधा सा जो क्रिएटिनिन लेवल होता है लगभग उसी का होता है। क्रिएटिनिन लेवल भी क्या होता है दोस्तों, 0.2 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में बिलीरुबिन लेवल होता है। बिलीरुबिन लेवल कितना होता है, 0.3 से लेके 1.2 या 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब ये टोटल बिलीरुबिन है। अब टोटल है मतलब इसके अंदर कुछ और भी चीज है, तो इसके अंदर दो बिलीरुबिन होते हैं। एक होता है कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन जिसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन जिसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको आज तक जो है वो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज समझ में आएगा। दोस्तों कॉन्जुकेटेड का मतलब होता है, कॉन्जुकेटेड होता है संतृप्त, हिंदी में अगर हम बात करें तो संतृप्त। संतृप्त मतलब उसके जितने भी बॉन्ड है वो सारे सही तरीके से जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरीके से जो कार्बन बॉन्ड होते हैं, हर कोई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या H2 है, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं। तो एक तो होता है बॉन्ड जिसमें पूरा फुलफिल होता है, ठीक है, तो जो फुलफिल होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुकेटेड। इसको हम दूसरा नाम है डायरेक्ट बिलीरुबिन, यानी कि संतृप्त बिलीरुबिन बोल दो या डायरेक्ट बिलीरुबिन बोल दो या कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन बोल दो। ये क्या होता है, संतृप्त होता है, पूरे उसके मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, जिससे भी ऑक्सीजन उनसे सबसे जो है वो अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे, पूरा कंप्लीट होता है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है, जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है ना, इतना ध्यान रखो, जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। अब जो चीज वाटर में डिजोल्व हो जाती है वो हमारी बॉडी से आसानी से जो है वो बाहर निकल जाती है। तो कुल मिला के ये हो जाता है कि हमारी बॉडी में जो कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन है ना वो कम ही होता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकलता है। और जो बिलीरुबिन बनता है, कौन सा बिलीरुबिन, जो आरबीसी टूटने के बाद जो बिलीरुबिन बनता है ना वो अनकॉन्जुकेटेड में ही बनता है। अब वो अनकॉन्जुकेटेड से कॉन्जुकेटेड में कौन बदलता है, उसको लीवर बदलता है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो अनकॉन्जुकेटेड से लीवर जो है वो किस में बदलेगा, कॉन्जुकेटेड में। अनकॉन्जुकेटेड क्या होता है, वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता। अब वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होगा तो वो हमारे पास में यूरिन या स्टूल के द्वारा जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है। तो अब इसी के आधार पे इसके टाइप भी आएंगे, और टाइप में हमारे पास में किसमें कॉन्जुकेटेड बढ़ा हुआ मिलेगा और किसमें अनकॉन्जुकेटेड बढ़ा हुआ मिलेगा, वो सारी चीजें आएगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन के नाम से भी जानते हैं, और ये डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो संतृप्त होता है, यानी कि वाटर सोल्यूबल होता है। और जो चीज वाटर सोल्यूबल है हमारी बॉडी में उसको हम बॉडी से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अनकॉन्जुकेटेड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है। सबसे पहले अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन
बिलीरुबिन ही बनता है और ये जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है और इसकी वजह से इसको बॉडी से बाहर निकालना जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। येलोइश डिस्कलरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर हमारे पास में डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बढ़ेगा तो भी येलोइश डिस्कलरेशन होगा और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बढ़ेगा तो भी येलोइश डिस्कलरेशन होगा। लेकिन हमें जब लैब टेस्ट करवाते हैं तो इतना बेनिफिट हो जाता है कि डायरेक्ट वाला तो मतलब आसानी से बाहर निकल जाएगा, इनडायरेक्ट है तो हम उसको डायरेक्ट में बदलेंगे, जैसे फोटोथेरेपी देते हैं ना बच्चों में, फिर उसको डायरेक्ट में बदलेंगे या फिर लीवर को कहेंगे भाई थोड़ा ज्यादा जो है वो काम कर ताकि इसको बाहर निकालें, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करके उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्लियर होगी ये दोनों चीजें। और जो आरबीसी टूटने के बाद जो जस्ट बनता है वो अनकॉन्जुगेटेड बनता है, तो उसको लीवर जो है वो कॉन्जुगेटेड में बनाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की अगर लेवल की बात करें तो ये होती है लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या दूसरे शब्दों में कहें हम इसको कहते हैं कि 0 से लेके 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो उसकी वॉल्यूम होती है। अब हम बात करें अनकॉन्जुगेटेड की, तो अनकॉन्जुगेटेड होता है हमारे पास में 0.2 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इन दोनों को मिला के हमारे पास में क्या बन जाएगा, टोटल बिलीरुबिन लेवल। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब बिलीरुबिन लेवल की नॉर्मल वैल्यू पता चल गई, अनकॉन्जुगेटेड की पता चल गई, कॉन्जुगेटेड की पता चल गई। क्लियर है। अब उसके बाद में कि ये चीज होती क्यों है, बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से बिलीरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब आपको सब चीज समझ में आ गई। अब कोजेज को समझने से पहले क्या होता है कि हमें इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो जॉइंडिस की जो है वो बेसिकली जो है वो कोजेज, 3 कोजेज होते हैं, ठीक है। 3 कोजेज कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है कि हमारे पास आरबीसी ज्यादा टूटने लग जाए, ठीक है। दूसरा है कि आरबीसी तो सही तरीके से टूट रही है लेकिन लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज होती है कि आरबीसी भी नॉर्मल तरीके से टूट रही है, लीवर भी सही तरीके से काम कर रहा है लेकिन उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला जा रहा है सही तरीके से। तो ये 3 चीजें होती है और यही इसके जो है वो कोजेज होते हैं। तो कोजेज और इसके टाइप पढ़ने से पहले जो मैं आरबीसी का डिस्ट्रक्शन आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद ही जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन के लिए मैं यहां पे जो है वो आपको लेता हूं, ये टेबल आप जो देख रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, फटाफट मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, पूरी डिटेल जो है वो आप ऐप में जाके देख सकते हो, बट इतना जरूर बता दूंगा कि यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आएगी। आपको नॉर्मल पता है कि आरबीसी की नॉर्मल लाइफ स्पान कितनी होती है, 120 डेज होती है। अब एक होगी कि वहां कौन सा मीटर लगा हुआ है कि आरबीसी की जो है 120 डेज ही लाइफ काउंट जो हो की जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि आरबीसी जब बन गई, ठीक है ना, एरिथ्रोपोइसिस हो गया, आरबीसी बन गई, आरबीसी बनने के बाद में क्या होता है कि आरबीसी जो है वो नॉर्मली हमारे पास में हीमोग्लोबिन को लेके चलती है, पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई जो है वो करती है। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे उसकी लाइफ स्पान बढ़ेगी, लाइफ स्पान इन द सेंस कि वो 80 डेज की होगी, 90 डेज की होगी, 110 डेज की होगी, 120 डेज के बाद में क्या होता है, उसका लचीलापन जो है वो खत्म हो जाता है। ये जो हमारे पास में आरबीसी है इसका लचीलापन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब लचीलापन खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है उससे बाहर नहीं निकल पाएगी, छोटी छोटी ट्यूब्यूल से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो हमारे पास में स्प्लीन के अंदर जो है वो बेसिकली ऐसी साइनोसोल्स होते हैं, एक तरीके से मान लो चाय की तरह छलनी होती है। तो आरबीसी जो कम उम्र की है, जो ताजा है, जो जवान है, वो तो क्या लचीली होती है, तो वो घूम फिर के उससे निकल जाती है। लेकिन जैसे उसकी लाइफ स्पान बढ़ जाती है, 120 डेज की समथिंग हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर अकड़ जाता है मान लो उसका, ठीक है, तो वो उससे नहीं निकलते और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब जैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, यहां तक चीज समझ में आई, जैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ तो आरबीसी जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स में टूटती है। किस किस में टूटती है, फटाफट देखिए। आरबीसी हमारे पास में हिम और ग्लोबिन 2 जगह पे जो है वो टूटती है, हिम और ग्लोबिन। कहा ना आरबीसी टूट गई, हीमोग्लोबिन उसी के अंदर होता है, तो हिम और ग्लोबिन 2 चीजें। अब ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ये एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, और ये एमिनो एसिड सारे के सारे जो है वो रीयूज हो जाते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हो, ये हमारे पास में जो है वो आरबीसी है, ओल्ड आरबीसी देख रहे हो, ये स्प्लीन है, इनका डिस्ट्रक्शन हुआ, 3 चीजों में टूटा, हिम और ग्लोबिन। यहां पे 3 अलग अलग दे दिए, बाकी हिम से ही निकल के जाता है फेरिस वाला, ठीक है। तो हिम, ये ग्लोबिन तो एमिनो एसिड्स होते हैं जो वापस से जो है वो रीयूज हो जाते हैं, इसमें किसी भी तरीके का जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती, टोटल रीयूज हो जाता है। सेकंड पार्ट पता है हमारे पास में हिम के 2 पार्ट होते हैं, फेरेटिन, और ये ट्रांसफेरिन में बदलता है और ये फेरेटिन में बदलता है Fe+2, ठीक है, और ये भी वापस में जो है वो रीयूज हो जाता है, ठीक है। ये 2 चीजें तो हो गई। अब बचा हमारे पास में लास्ट हिम क्या होता है, बिलीवर्डिन में बदलता है। बिलीवर्डिन ध्यान, ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश सब्सटेंस होता है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया था कि ये जो हमारे पास में बिलीवर्डिन है वो ग्रीनिश होता है। ये बिलीवर्डिन जो है वो किस में बदलता है, इसका जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन होता है, रिडक्शन में जो है वो ये किस में होता है, बिलीरुबिन में। ये बिलीरुबिन जो है ब्लड में आ जाता है, ठीक है।
अब ये बिलीरुबिन कौन सा है? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल में तो आएगा बट मेजोरिटी ये जो है वो क्या, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है। ब्लड में डायरेक्ट वाला भी था लेकिन ये इसमें आके मिक्स हो गया। अब ये ब्लड में आके मिक्स हो गया और ये सीधा जाता है कहां पे? लीवर के अंदर। यहां पे देखो लीवर के अंदर जो है वो कॉन्जुकेशन होगा। कॉन्जुकेशन इन द सेंस कि जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन था वो किस में बदलेगा? डायरेक्ट बिलीरुबिन में। और वो डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो कहां पे जाएगा फिर? डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो हमारे पास में इससे, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ जो है वो किस में चला जाएगा? हमारे पास में इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। ये है, ये जो आप देख रहे हो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ किस में चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में जो हमारे पास में जो बैक्टीरिया है, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया है? जो इंटेस्टाइनल के बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे? इसको जो है वो चेंज करेंगे। चेंज किस तरीके से करेंगे? एक तो क्या होगा कि ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो किस में बदलेगा दोस्तों? यूरोबिलिनोजन में बदलेगा। तो यूरोबिलिनोजन में बदलने के बाद में, ये यूरोबिलिनोजन में बदलने के बाद में जो है वापस से इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा। तो जो यूरिन का येलोइश कलर होता है ना वो बिलीरुबिन की वजह से ही होता है। ये चीज ध्यान रखना। देखा ना आपने यूरिन का येलोइश कलर? तो ये जो यूरोबिलिनोजन, यूरो याद रखना, यूरिन, यूरोबिलिनोजन, तो जो हमारे पास में बिलीरुबिन था अब वो यूरोबिलिनोजन में बदल गया और ये यूरोबिलिनोजन जो है वो एब्जॉर्ब होकर जो है वो किडनी के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो किडनी के द्वारा बाहर निकलता है उसको बोलते हैं यूरोबिलिन। क्या बोलेंगे दोस्तों? यूरोबिलिन। ये देखिए तो यूरिन का जो येलोइश कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है ये जो इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये किसमें बदल जाएगा दोस्तों? सैक्रोबिलिनोजन में। और जो स्टूल का येलोइश कलर है वो भी इसी की वजह से होता है। बाकी एक्चुअल में स्टूल का कलर येलोइश नहीं होता है, लेकिन जो येलो कलर होता है स्टूल का वो सैक्रोबिलिन की वजह से होता है। और सैक्रोबिलिन क्या? जो यूरोबिलिनोजन जो है वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की वजह से स्टेरोकोबिलिन में बदलता है और ये जो है वो स्टूल का येलोइश कलर भी जो है वो इसकी वजह से ही होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो ध्यान में रखना। फटाफट देख लेते हैं। ये हमारे पास में हिम आ गया, ये फेरिस पार्ट, ये तो आपस में यूज में आ जाता है। लीवर में इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है वो हमारे पास में बिलीवर्डिन होता है। बिलीवर्डिन जो है वो येलोइश कलर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिलीवर्डिन येलोइश कलर होता है। फिर उसके बाद में जो है ये जो है वो बिलीवर्डिन येलोइश है, ये बिलीरुबिन में बदलता है। देखो ध्यान से, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल, यहां पे दिख रहा होगा। ये लो, ये ग्रीनिश कलर है और ये येलोइश कलर में बदलता है, ठीक है। और ये येलोइश कलर जो है वो यहाँ पे लीवर में आ जाता है। लीवर में आने के बाद लीवर जो है वो इसको अनकॉन्जुकेटेड से कॉन्जुकेटेड में बदलता है। अब कॉन्जुकेटेड जो है वो हमारे पास में क्या होता है? वाटर सोल्यूबल हो जाता है। अब ये सीधा लीवर से जो है वो किस में चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में ये जो है वो क्या होता है दोस्तों? ये बिलीरुबिन जो है बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की वजह से ये बनता है यूरोबिलिनोजन में, ठीक है। और ये यूरोबिलिनोजन जो है वो वापस से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में आके किडनी के द्वारा जो है वो निकल जाता है और यूरिन के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। दूसरा आता है हमारे पास में कि ये यूरोबिलिनोजन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो किस में बदलेगा दोस्तों? स्टेरोकोबिलिन में, ठीक है। स्टेरोकोबिलिन में बदलने के बाद ये फीसेस के द्वारा जो है बाहर निकलता रहता है। तो यूरिन और फीसेस का कलर जो है वो इसी की वजह से होता है। क्लियर? ये इसकी मैकेनिज्म। अब आपके पास में सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। न कोजेज में आपको दिक्कत आएगी न इसके टाइप में दिक्कत आएगी। क्यों? अब देखो, यूरिन पढ़ा क्या हमने कि जॉइंटिस क्या है? इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जॉइंटिस बोलते हैं। अब इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल क्यों होगा? तीन चीजें, या तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाए तभी तो होगा। भाई नॉर्मल यूं मान के चलिए, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, समझने के तौर पे। मान लीजिए पर डे जो है वो 10,000 आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन अगर वहां पे 50,000 आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लग जाए तो ऑब्वियसली बिलीरुबिन लेवल ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो बिलीरुबिन लेवल ज्यादा क्यों हो गया? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा, चाहे कोई सी भी डिजीज हो, ठीक है, हेमोलाइसिस कोई डिजीज हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन तो नॉर्मल हो रहा है, पर डे जो है वो 10,000 आरबीसी टूट रही है, ठीक है, लेकिन लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, दारू पी के लीवर को खराब कर डाला। अब लीवर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो जो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन है वो कॉन्जुकेटेड में नहीं बदल पा रहा। अब अनकॉन्जुकेटेड कॉन्जुकेटेड में नहीं बदल पा रहा है तो उसको निकालना भी बॉडी से बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि न तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, न वो फीसिस के थ्रू निकलेगा, वो बहुत कम मात्रा में बाहर निकलेगा, तो भी बिलीरुबिन लेवल ज्यादा हो गया। टोटल बिलीरुबिन तो ज्यादा हो ही गया ना, हम टोटल बिलीरुबिन की बात करेंगे, जॉइंटिस में टोटल बिलीरुबिन की। अब लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें हो जाएगी। तीसरी चीज क्या होगी कि आरबीसी भी सही तरीके से टूट रही है, पर डे 10,000 टूट रही थी, 10,000 ही टूट रही है। लीवर भी सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मान लो ये कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या इंटेस्टाइन में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, हो सकता है ना भाई।
कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कॉन्जुकेटेड को जो अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में भी बदल दिया, लेकिन वो कॉन्जुकेटेड बाहर नहीं जा रहा, इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और अगर मान के चलिए कॉमन बाइल डक्ट ठीक है, लेकिन पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, ठीक है, या हम कहें कि उसके बाद में हमारे पास में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस तो अलग बात है, पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो वो आगे नहीं जा रहा है, तो फिर वो न स्टूल के द्वारा बाहर निकलेगा, न वो बैक्टीरिया उसके कांटेक्ट में आएगा, न वो यूरोबिलिनोजन के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसी के आधार पे कोजेज हो गए हमारे पास में, कौन कौन से हो गए देखो, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, हीमोलाइसिस, यानी कि बहुत ज्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन हो गया, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा क्या था, लीवर सही तरीके से काम नहीं करा, लीवर डिस्फंक्शन, इंपेयर्ड बिलिरुबिन प्रोसेसिंग, अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में नहीं बदल पा रहा। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, बिल्कुल। नेक्स्ट आता ऑब्स्ट्रक्शन इन द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कि लीवर, आरबीसी भी नॉर्मल टूट रही है, लीवर भी सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन वो लीवर आगे जो है वो जा नहीं रहा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कॉमन बाइल डक्ट में, तो इसकी वजह से जो है वो बिलिरुबिन लेवल जो इंक्रीज हो गया। क्लियर है। अब आते थे टाइप ऑफ जॉइंडिस। अब टाइप ऑफ जॉइंडिस के आधार पे हमारे पास में 3 टाइप हो गए। 3 टाइप कौन कौन से, जो मैंने आपको कोजेज बताए थे ना, वही टाइप होंगे। कौन कौन से, प्री हिपेटिक जॉइंडिस, ठीक है, यहां पे 3 टाइप्स जो कैटेगरी है, प्री हिपेटिक जॉइंडिस, जिसको हम हीमोलाइटिक जॉइंडिस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन पूछ जाते हैं, प्री हिपेटिक और हीमोलाइटिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पता है, हीमोलाइटिक जॉइंडिस को किस नाम से जाना जाता है, या हिपेटोसेलुलर जॉइंडिस को किस नाम से जाना जाता है। तो आल्सो नोन एज, ये जो ब्रैकेट वाली चीजें, इसको जो है वो आप फॉरगेट मत कर देना। तो मैंने कहा ना, जहां से क्वेश्चन आएगा वहीं पे मैं आपको बता दूंगा, तो मैंने बता दिया है। ठीक है, प्री हिपेटिक जॉइंडिस, यानी प्री हिपेटिक इन द सेंस कि लीवर से आने से पहले का जॉइंडिस। अब लीवर से आने से पहले का जॉइंडिस कौन सा है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास में लीवर में आने से पहले, ये हो गया लीवर में आने से पहले का जॉइंडिस कौन सा हो गया, जिसको हम बोलेंगे प्री हिपेटिक जॉइंडिस, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, उसमें लीवर सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आरबीसी का जॉइंडिस, आरबीसी जो है वो ज्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, इसको हम बोलते हैं प्री हिपेटिक जॉइंडिस या हीमोलाइटिक जॉइंडिस। सेकंड आ गया हिपेटिक, नाम से पता है, हिपेटिक इन द सेंस लीवर, हिपेटिक का दूसरा नाम लीवर, इसको बोलते हैं हिपेटोसेलुलर जॉइंडिस। क्यों, इसमें हमारे पास में आरबीसी का ब्रेकडाउन तो सही तरीके से हो रहा है, लेकिन लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको हम बोलेंगे हिपेटिक जॉइंडिस। नेक्स्ट आता है पोस्ट हिपेटिक, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास में जॉइंडिस हो तो रहा है, ठीक है, लेकिन लीवर भी सही तरीके से काम कर रहा है, आरबीसी का ब्रेकडाउन भी सही तरीके से हो रहा है, लेकिन वो आगे जो है वो पास आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस। फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। प्री हिपेटिक जॉइंडिस कौन सा होता है, मतलब लीवर में जाने से पहले वाला जॉइंडिस। इसमें क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो सबसे ज्यादा होगा किसी भी तरीके से, तो इसके अंदर जो है हमारे पास में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई चीज रटना नहीं है। प्री हिपेटिक जॉइंडिस अकर बिफोर बिलिरुबिन रीच द लेवल, यानी कि प्री हिपेटिक जॉइंडिस किसको कहा गया था, जब बिलिरुबिन लेवल जो है वो लीवर तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, या बिलिरुबिन जो है वो लीवर तक नहीं पहुंच रहा, उससे पहले का जॉइंडिस। तो ये जॉइंडिस कौन सा था, इसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है। पर डे, मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए पर डे जो हो 10,000 आरबीसी टूटनी चाहिए, लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से या किसी भी कंडीशन से जो है वो आरबीसी का ब्रेकडाउन जो हो बहुत ज्यादा होने लगा, 10,000 की जगह जो हो 50,000 होने लग गया, तो आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगा। अब लीवर बेचारा 10,000 आरबीसी को जो हो सेटल कर सकता था, यानी कि 10,000 आरबीसी से जितना जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन निकलेगा उसको कॉन्जुगेटेड में बदलेगा, लेकिन उसके पास 50,000 आ गई, तो कैसे करेगा। एक आदमी 50 किलो वजन उठा सकता है, उस पर अगर आपने 5 क्विंटल रख दिया तो वो नहीं उठा पाएगा, तो वही चीज होती है। ठीक है, इट इज कोज बाय एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस कंडीशन में कौन सा जो है जॉइंडिस होगा, प्री हिपेटिक जॉइंडिस। प्री हिपेटिक जॉइंडिस को किस नाम से जानते हैं, हीमोलाइटिक जॉइंडिस के नाम से। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर, इसी तरीके से होना चाहिए। लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यस, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, प्री हिपेटिक और इंट्राहिपेटिक, इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि जो हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में तो लीवर ने बदल ही दिया। ठीक है, कोजेज की बात कर लेते हैं, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। सबसे पहले हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑफ कोर्स आपको पता है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में जो है वो आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो ज्यादा होता है। मलेरिया में आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे पास में आरबीसी का ब्रेकडाउन करते हैं। G6
पीडी डेफिशिएंसी, G6 पीडी डेफिशिएंसी होता है तो आरबीसी जो है वो जल्दी डिस्ट्रक्शन करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, आरबीसी जो है वो हीमोलाइसिस, सडनली हीमोलाइसिस जो है वो चालू हो जाता है। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है। बिलीरुबिन लेवल की बात करें तो आपको पता है इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो देखने को मिलेगा। एग्जाम में हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार ये कहता हूं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए, इसमें क्या देखने को मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लीवर तक तो पहुंच ही नहीं रहा ना अभी तक। तो आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, तो आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है तो जो बनता है हमारे पास में वो क्या बनता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, लीवर उसको बदलता है ना कॉन्जुगेटेड में, तो इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो हो देखने को मिलेगा। नॉर्मल कॉन्जुगेटेड जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो नॉर्मल रहेगा, क्यों, क्योंकि जो लीवर हमारे पास में जितना काम करना है उतना तो वो कर ही रहा है, अब आरबीसी ज्यादा टूट रही है तो उसमें बेचारे लीवर का क्या दोष है। ठीक है, सेकंड आ गया सिम्टम्स। सिम्टम्स हमारे पास में लगभग जो है वो सेम ही रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, येलोइश कलर ऑफ आइज, स्क्लेरा, ये सारी चीजें, डार्क यूरिन जो है वो रहेगा, पेल स्टूल, ठीक है ना, आपको पता है क्योंकि येलोइश कलर वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, स्प्लेनोमेगाली ये सबसे ज्यादा जो है वो दिखने को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना कि हमारे पास में प्री हिपेटिक में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, स्प्लेनोमेगाली मिलता है। स्प्लेनोमेगाली क्यों, क्योंकि वहां पे आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन कौन करता है, स्प्लीन करता है, स्प्लीन को जो है वो आरबीसी का यार्ड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, यार्ड ऑफ आरबीसी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो है वो बूचड़खाना, या हम कह सके मोर्चरी, क्यों, क्योंकि यहां पे जो है वो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब 10,000 आरबीसी का ब्रेकडाउन बेचारा लीवर का वो मतलब स्प्लीन कर रहा था, लेकिन अब वहां पे 50,000 का करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो वहां पे जो है वो हाइपरमेगली हो जाएगा, या हाइपर जो है वो मतलब आरबी उसका जो है वो साइज बढ़ जाएगी लीवर की, तो वो गया हमारे पास में, सॉरी स्प्लीन की, उसको बोलेंगे स्प्लेनोमेगाली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फटिक एंड एनीमिया ड्यू टू आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो फटिक तो होगा ही होगा, ये चीज जो है वो ध्यान रखना। हाइपरप्लेजिया हो जाएगा जिसकी वजह से हमें जो है वो स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्लेनोमेगाली किसमें देखने को मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है वो जो भी कोजेज है कि आरबीसी ब्रेकडाउन किस तरीके से हो रहा है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या कोई रिएक्शन की वजह से हो रहा है तो उसको ट्रीट करो। ठीक है, तो हेमोलाइसिस और इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट करो। देन उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फिर हमारे पास में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाएगी, ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं होगी तो टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन की वजह से मर जाएंगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना अगर सीवियर एनीमिया है तो। देन फोलिक एसिड सप्लीमेंट इफ सपोर्ट टू आरबीसी प्रोडक्शन, जैसे G6PD डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हमें फोलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो देना है। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हिपेटिक। क्लियर आ रहा है समझ में, बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास में कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, क्योंकि हमने मैकेनिज्म जो है वो पहले कर ली थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हिपेटिक जॉइंडिस, हिपेटोसेलुलर जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हिपेटिक जॉइंडिस में हमारे पास में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब लीवर में इन्फेक्शन हो जाए या सिरोसिस हो जाए, किसी भी तरीके से फैटी लीवर हो जाए तो लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास में जो है वो हिपेटिक जॉइंडिस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में नहीं बदल पा रहा है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में नहीं बदल पा रहा है, तो उसको बाहर निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हिपेटिक जॉइंडिस अकर ड्यू टू लीवर डिजीज, वही मैंने बताया था, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम पूछ सकते हैं कि लीवर की वजह से कौन सा जॉइंडिस होता है, हिपेटिक जॉइंडिस, या हिपेटोसेलुलर जॉइंडिस को किस नाम से जानते हैं, हिपेटिक जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। That impaired to processing and excretion of bilirubin, वो जो मैंने आपको बता दिया था, प्रोसेसिंग और एक्सक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन सही तरीके से नहीं कर पा रहा, मतलब अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में नहीं बदल पा रहा। The liver fails to conjugated or transport bilirubin properly, leading to both unconjugated and conjugated bilirubin जो है वो दोनों ही इंक्रीज होंगी। क्यों, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड भी ज्यादा है, वो बदल नहीं पा रहा, कॉन्जुगेटेड भी ज्यादा है क्योंकि जो बदल पा रहा है वो सही तरीके से नहीं निकल पा रहा। हाँ, लिटिल बिट में जो है वो कॉन्जुगेटेड आपको जो है वो कम देखने को मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड यहाँ पे भी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोजेज की बात करें तो वही हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, वायरल हो सकता है, एल्कोहलिक हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, ड्रग इंड्यूस जो हो हेपेटाइटिस हो सकता है। लीवर सिरोसिस, ऑफ कोर्स लीवर कैंसर हो जाए, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं, फैटी लीवर डिजीज है, या गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास में लीवर में ही जो है वो जन्मजात जो है वो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो बिलीरुबिन को जो है मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन में कन्वर्ट करने वाली जो सेल्स है वो जन्मजात या जेनेटिकली नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है, जेनेटिकली लीवर के अंदर वो प्रॉब्लम, यानी कि वो सिस्टम ही जो है वो अपडेट नहीं आता, उस मोबाइल में वो सिस्टम ही नहीं होता, वो लीवर में जो है वो चेंज करने वाली जो है वो सेल्स ही नहीं होती। ठीक है,
उसके बाद इसमें अनकॉन्जुकेटेड और कॉन्जुकेटेड जो है वो दोनों एलिवेटेड होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर कॉन्जुकेटेड क्यों हो रहा है, एक्चुअली कॉन्जुकेटेड इसलिए क्योंकि अनकॉन्जुकेटेड भी जो है हमारे पास में लीवर उसको बदल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब लीवर बदल नहीं पा रहा है तो जो कॉन्जुकेटेड है वो भी एक तरीके से जो है वो इसी तरीके से एलिवेटेड रहती है। हालांकि लिटिल बिट अगर और डीप में जाएं तो अनकॉन्जुकेटेड वैसे ज्यादा देखने को मिलता है। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स हमारे पास में वही रहेगा, सीवियर येलोइश डिस्कलरेशन होगा क्योंकि अनकॉन्जुकेटेड वहां पे बहुत ज्यादा है। डार्क यूरिन, वही बिलीरुबिन जो है वो हमारे पास में यूरिन में देखने को मिलेगा। पेल और क्ले कलर्ड यूरिन स्टूल जो कि हमने जो है पहले से देखा। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्यों करेगा दोस्तों, क्योंकि हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ लीवर है। स्वेलिंग इन द लेग और एब्डोमेन क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे हमारे पास में जब लीवर चेंज नहीं कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ बिलीरुबिन की प्रॉब्लम है, वो वहां पे प्रोटीन की भी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से असाइटिस हो जाएगा। असाइटिस क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो जाके जमा हो जाएगा, सीवियर एडिमा देखने को मिलेगा। एक तरीके से हम सीधा सीधा कह सकें कि ये भी हमारे पास में प्रोटीन ही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, ठीक है, उसको नहीं निकाल पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो बाकी प्रोटीन की भी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपको पता है एल्बुमिन की डेफिशिएंसी होते ही सीधा क्या हो जाता है, असाइटिस होता है, एडिमा जो है वो देखने को मिलता है। फटिग, नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइटिस देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट आपको पता ही है, इसमें क्या करते हैं, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है तो लीवर को ठीक करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे उसको जो है बैक्टीरिया को प्रिवेंट करें या फिर जो है वो ट्रांसप्लांटेशन करें, या एल्कोहलिक लीवर है तो उसको जो है वो खत्म करें। ट्रीट अंडरलाइंग लीवर डिजीज, यानी कि एंटीवायरल देंगे या फिर जो है वो अल्कोहल सिजेशन करेंगे, ये सारी चीजें। लीवर ट्रांसप्लांटेशन इन एंड स्टेज ऑफ लीवर सिरोसिस, अगर लीवर पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन में जाएंगे। सपोर्टिव केयर में क्या करेंगे, अवॉइड एल्कोहल एंड मेंटेन हेल्थ डाइट जो है वो देंगे, मतलब कुल मिला के लीवर को जो है वो ठीक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट हिपेटिक, नाम से पता चल रहा है पोस्ट हिपेटिक, आरबीसी भी सही तरीके से टूट रही है, लीवर भी सही तरीके से काम कर रहा है, अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में बदल पा रहा है, लेकिन कॉमन बाइल डक्ट में या कहीं पे भी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिसकी वजह से वो लीवर से जो हमारे पास में बिलीरुबिन बना था, अनकॉन्जुकेटेड से कॉन्जुकेटेड बना था, वो बिलीरुबिन जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा। अब इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो वो न तो हमारे पास में यूरिन के थ्रू जो यूरोबिलिनोजन के द्वारा बाहर निकलेगा, न स्टेरोकोबिलिरुबिन स्टूल के द्वारा बाहर निकलेगा। अब बन तो गया, सारा प्रोडक्ट तो बन गया, ठीक है, पूरी सब्जी बन तो गई, लेकिन वो जो खा रहे हैं उनके पास नहीं पहुंच रही, तो ये भी था, तो उसको बोलते हैं पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है वो बोलेंगे। इसमें हम क्या बताते हैं, जो कॉमन बाइल डक्ट है या इंटेस्टाइन में जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट प्रिवेंटिंग फ्लो ऑफ द कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन इन द इंटेस्टाइन, वही जो मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आगे नहीं जा पाता। ये जो मैंने आपको जो है वो यहाँ पे एग्जांपल जो है वो दिखाया था, ये वाला देख लो, ठीक है, यहाँ से बिलीरुबिन आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा, कॉमन बाइल डक्ट में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो है वो आगे नहीं जा पा रहा है। क्लियर है, इसको हम ले लेते हैं। देन दिस लीड्स टू बाइल एक्यूमुलेशन इन द लीवर एंड ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से बाइल एक्यूमुलेशन होता है लीवर में भी और ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में लीवर जो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो हमारे पास में अगर बिलीरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एक लिमिट के बाद ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो है वो ब्रेन में भी जा सकता है, उसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम होता है, जो कि आगे आएगा, वो भी एग्जाम में काफी ज्यादा जो है वो पूछा था। कोजेज की बात करें, कोजेज आपको पता है गोल स्टोन हो जाए, जिसको हम बोलेंगे कोलीलिथेसिस। कोलीलिथेसिस मतलब गोल स्टोन, कोलीसिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन द गोल ब्लैडर, कोलीलिथेसिस स्टोन इन द गोल ब्लैडर। बाइल डक्ट में जो है वो ट्यूमर हो जाए, जिसको कोली एंजियोकार्सिनोमा जो है वो बोलते हैं। पेनक्रेटिक कैंसर हो जाए, जिसकी वजह से जो है वो डक्ट ब्लॉकेज हो जाए। बाइलेटरी एट्रेशिया हो जाए, यानी कि वो जो हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, बिलियरी एट्रेशिया हो जाए, वो नैरो हो जाए, या प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस हो जाए, ये सारी चीजें। इसमें हम क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इसमें हमारे पास में जो है वो इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन देखने को मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड जो है वो नॉर्मल में ही मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल आरबीसी टूट रही है, लीवर सही तरीके से काम कर रहा है, तो यहां पे हमारे पास में इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। ऑफकोर्स ये चीज आपको समझ में आई होगी। नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। सिम्टम्स हमारे पास में वही आ जाएगा, येलोइश स्किन ऑफ द स्क्लेरा, इंटेस्टाइनल ईचिंग होगी, जिसको हम प्यूरोटाइटिस भी बोलेंगे, क्योंकि बाइल साल्ट जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं। डार्क यूरिन देखने को मिलेगा एंड पेल और क्ले कलर्ड यूरिन देखने को मिलेगा। एंड अपर एब्डोमिनल जो हो पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर गोल स्टोन है,
कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पे मिलेगा, वहां पे प्रेशराइज होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल रिमूव ऑफ गॉल स्टोन और ट्यूमर, जो भी हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट में या गॉल ब्लैडर में स्टोन या जो हमारे पास में ट्यूमर है उसको सर्जरी के द्वारा जो है वो रिमूव करेंगे। या ERCP करते हैं, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ERCP की फुल फॉर्म क्या होते हैं, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेडेड कोल्जियो एंजियोपेनक्रेटोग्राफी, यानी कि मुंह के द्वारा जो है वो डालते हैं और उसका विजुअलाइजेशन जो करते हैं, ठीक है ना। एक होता है एंडोस्कोपी, वो सिर्फ स्टोमक तक जाती है, लेकिन ERCP जो है वो हमारे पास में पेनक्रियास तक भी जो है वो जाती है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेडेड कोलियो एंजियोपेनक्रेटोग्राफी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म जो जरूर ध्यान रखा, ERCP, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोली एंजियोपेनक्रेटोग्राफी, ठीक है, ERCP। देन लीवर और बाइल डक्ट को जो है ट्रांसप्लांट करेंगे अगर सीवियर केस में है तो, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंटिस। ये तो हो गया नॉर्मल, जिसको हमने क्या बोला था, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। वैसे जॉइंटिस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है वो हमने आज डिस्कस कर लिया। अब बात आती है हमारे पास में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा भी कुछ टाइप होते हैं जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको बोलते हैं नियोनेटल जॉइंटिस, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। ये बच्चों में जो है वो देखने को मिलेगा, न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा। न्यूबॉर्न में क्यों देखने को मिलेगा, कब होगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट कल जो है वो देखेंगे। अभी फटाफट देख लें। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है नॉर्मल रिजोल्व होता है 1 से 2 वीक में। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस भी बच्चों में देर देखने को मिलेगा, वो RH इनकम्पैटिबिलिटी या और किसी तरीके से, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुल मिला के आप इतना याद रखो कि जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो नियोनेट्स में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है, उसमें हम फोटोथेरेपी जो है वो देते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो फोटोथेरेपी जो है वो दी जाती है। अलग तरीके के हमारे पास में जो है वो और आ जाते हैं, जिसको हम अलग जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। पहला आ गया हमारे पास में गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लीवर के अंदर जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड में बदलने वाली जो है वो सेल्स ही प्रेजेंट नहीं होते, वो सिंड्रोम होता है, वो क्या कहलाता है, गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। तो इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में बदलने वाली सेल्स नहीं होते। ये बेसिकली जो है माइल्ड जॉइंटिस होता है, जो कि देखने को मिलता है। इसमें कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड जो हो बेसिकली नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल चलता है। अगर हद से ज्यादा हो गया तो फिर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों श्रिगलर नेजर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना, रेयर इनहेरिटेंट डिसऑर्डर आता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास में सीवियर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि लीवर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसमें हमें सीवियर जो है वो हमारे पास में अनकॉन्जुगेटेड, ये ध्यान रखना, सीवियर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो देखने को मिलेगा। ये दो टाइप का होता है, एक होता है सीवियर, इसमें हमें जो है वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन की दिक्कत आ जाती है। दूसरा होता है माइल्ड, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है फिनोबार्बिटोल दे के भी जो है वो देख सकते हैं। श्रिगर नेजर सिंड्रोम में आप ये देखना कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, ये बहुत रेयर केस में, मतलब कई बार क्या होता है कि लीवर भी सही तरीके से काम कर रहा है और हमारे पास में जो है वो अननोन कॉजेज की वजह से क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसको बोलेंगे श्रिगलर नेजर सिंड्रोम। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोर्थ डुबेन जॉनसन एंड रोटार सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में जस्ट ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कोजिंग कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया, यानी कि उसके अंदर तो था अनकॉन्जुगेटेड और इसके अंदर क्या है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो देखने को मिलेगा। ये माइल्ड जॉन्डिस होता है, इसमें बेसिकली जो है वो नो सीरियस लिवर डैमेज जो होने था, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा देखने को मिलेगा। उस जॉन्डिस को हम डुबेन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम कहेंगे, लेकिन ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो देर दूरस्थ हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकल ही जाता है एन के एन प्रकार, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं, फिर इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। देन जॉन्डिस जो है इट इज ए सिम्टम्स नॉट ए डिजीज। मैंने कहा था ना ये सिम्टम्स है, ये डिजीज नहीं है। ये बहुत ज्यादा जब हो जाता है तब जाके जो है वो आएगा, एंड नॉट रिक्वायर्ड ए डिजीज, एंड ये जो है बेसिकली नॉर्मली ठीक होता है। टाइप ऑफ जॉन्डिस जो है वो 3 तरीके का होता है, हिमोलाइटिक, ठीक है, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक, जो कि मैंने अच्छे तरीके से बता दिया था, जो कि आपको मैकेनिज्म में शुरू में कर दिया। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस क्रूशियल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक लीवर फेलियर एंड क्रेनेट्रक्स इन यूट्रस, ठीक है। एक्चुअली अर्ली डायग्नोसिस कर लोगे तो ज्यादा बेनिफिट है, अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन में जाएगा तो लीवर डैमेज हो सकता है, एंड
क्रिनिट्रस हो सकता है। क्रिनिट्रस क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था, ये आगे आप आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल क्या होता है कि हमारे पास में ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि जो है यहाँ पे ब्रेन के अंदर जो हमारे पास में जो है वो चेंबर होता है, चेंबर इन द सेंस कि वहां पे ट्रांसप्लांट के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको BBB बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। वो क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को अंदर नहीं आने देते। नॉर्मल बिलीरुबिन जो है वो अंदर नहीं जाता है, लेकिन अगर बिलीरुबिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और क्लिनिटक्स करवाता है। ये बेसिकली न्यूबॉर्न में जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर जो है बताना, क्योंकि हमेशा कंसेप्ट क्लियर करके जो है वो पढ़ना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास आएगी हमारे पास में फोटोथेरेपी, जिसमें हम जो है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है, फोटोथेरेपी से कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको भी इसी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।